हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फिजिक्स का किरचॉफ के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये अपने एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्नों को छोड़ के चले आते हैं, इसलिए क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वह सही से क्लियर नहीं होता है। ठीक, तो बने रहिए वीडियो में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे किरचॉफ के नियम से सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे आपका ओम का नियम असफल हो जाता है वहाँ से किरचॉफ का नियम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम जो है वो ऐसे नियम है जिनकी सहायता से जटिल सर्किट में भी आसानी से हम वैद्युत धारा का मान, रजिस्टेंस का मान या विभवपात का मान यानी कि आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये आपका एक सर्किट है जिसमें किरचॉफ के नियम से ही कहा गया है कि चीज़ों को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए किरचॉफ के नियमों की सहायता से धारा I1, I2 तथा I3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी सहायता से तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो किरचॉफ का नियम होता है दोस्तों वह दो टाइप का नियम होता है। ठीक है, एक धारा नियम होता है, एक वोल्टता नियम होता है। लेकिन दोस्तों जब सर्किट मतलब बंद पास के रूप में दिया गया होता है तो इसमें हमेशा हमें द्वितीय नियम यानी वोल्टता नियम ही लगाना पड़ता है। तो वोल्टता नियम को मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्किट को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सेल आपका लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से धारा आपकी ऐसे आना स्टार्ट करती है, इसमें से धारा आपकी आना स्टार्ट करती है। ठीक है, बातों को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जब हम बंद पास 1 लेके चलेंगे तब हमको बंद पास 2 छोड़ना पड़ता है। ठीक है, जब हम बंद पास 2 लेके चलते हैं तो हमें बंद पास 1 को छोड़ना पड़ता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो क्या होता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों इसमें क्या होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा किसी बंद पास में किसी अवयव में बहने वाली धारा, अवयव का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या किसी शाखा में बहने वाली धारा तथा उस शाखा में लगे हुए रेजिस्टेंस के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे समेशन I इंटू R इक्वल होता है समेशन E। यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो यही नियम हम लगा के चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये बंद पास 1 लेके चलते हैं। दोस्तों जब हम बंद पास 1 लेके चलेंगे ना तो 2 वाला हमको हटाना पड़ेगा। मान के ये चलेंगे कि ये वाला बंद पास आपका नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब धारा आपकी यहाँ से दोस्तों इसमें जो धारा आपकी बहेगी किरचॉफ के इस नियम के अनुसार देखिए I1 है, इसमें R आपका 2 दिया गया है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे I1। ठीक है, प्लस चलते हैं आगे तो देखिए यहाँ पे आते हैं तो धारा आप ये वाली यानी कि I1 आपकी ऐसे आएगी लेकिन I2 आपकी ऐसे निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सेल लगा हुआ है। तो इस वाले में धारा हमको क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। यही होता है बीजगणितीय योग का नियम की प्लस माइनस दोनों चिन्हों के साथ में हमको चलना पड़ता है। तो देखते हैं इसमें भी आपका 2 ओम है, इसमें धारा क्या है I2 है, तो I2 हमने अप्लाई किया। अब देखिए इसमें टोटल आपके जो विद्युत वाहक बल लगे हैं वो कितने लगे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है एक E1 माइनस देखिए यहाँ पे लगा हुआ है E2। इसको हमने माइनस में क्यों लिया, देखिए एक धारा को ऐसे भेजता है एक धारा को वैसे भेजता है तो इसीलिए हमको यहाँ पे माइनस में लेके चलना पड़ता है। तो देखिए इसमें आपका 2 कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा कितना I1 माइनस I2। यहाँ पे दोस्तों E1 की वैल्यू देखिए 11 दिया गया है, E2 की वैल्यू आपके पास 9 दी गई है। तो हम इसको सॉल्व करके काट देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 आएगा, 2 से 2 को हमने काटा, I1 माइनस I2 इज इक्वल 1 बचा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, तो ये समीकरण आपका 1 हो गया है जहाँ से कि हमको अभी इसके बाद धारा को निकालने में आवश्यकता इसकी पड़ेगी। अब देखिए जब हमने पहला वाला सॉल्व किया उसके बाद हम सेकेंड वाली सर्किट को जोड़ेंगे, फर्स्ट वाली को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो होने के बाद इस वाले में जब चलेंगे दोस्तों, तो देखिए इस वाले में धारा आपकी I3 है, लेकिन हमने क्या कहा, इस वाले को हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही विद्युत वाहक बल आपका इस वाले बंद पास में लगा हुआ है, ठीक। लेकिन रेजिस्टेंस आपके पास कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इसको भी ध्यान दीजिए कि दोनों में धारा एक ही दिशा में बहती है, अपोजिट नहीं बहती है इसमें, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम लगा सकते हैं, सबसे पहले इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे I2 प्लस इसमें चलते हैं तो 24 गुणे I3 इज इक्वल, एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपका ये क्या बन गया, 2I2 प्लस ये हो गया 24 I3 इज इक्वल 9। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। समीकरण 1 हमने बना लिया, समीकरण हमने 2 बना लिया। अब तीसरा काम क्या है उसको भी ध्यान से समझिए दोस्तों। हमने जब ये वाला सर्किट ले लिया, तो आप ध्यान से समझिए, इस वाले सर्किट में इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इस वाले सर्किट में इससे भी आपका धारा आएगा, इससे भी धारा आपका आएगा, यानी कि दोनों विद्युत वाहक बल जो है या दोनों सेल जो हैं वो इसमें धारा भेजेंगे। तो इसमें हमने अभी इसकी सहायता से तो धारा को निकाल लिया है, लेकिन अभी इसकी सहायता से हमने धारा को नहीं निकाला है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, अब हम सीधा ये सर्किट लेते हैं, उसके बाद ये वाली सर्किट ले लेते हैं, इसको यानी कि इस वाले को हम भूल जाते हैं। तब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में देखिए इसमें धारा आपकी जो आएगी वो एक दिशिक होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 2, और यहाँ पे धारा क्या है I1 प्लस यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कितना है 24, यहाँ पे धारा क्या बहती है I3 इज इक्वल, यहाँ पे इस वाले में केवल एक ही सेल लगा हुआ है ये वाला, तो इसको हम लेके चलेंगे, ठीक। तो अब देखिए इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो अब दोस्तों इसके बाद आपके पास एकदम आसान तरीका है जहाँ से कि आप लोग I1, I2, I3 का मान निकाल सकते हैं। देखिए जो धारा आपकी यहाँ पे आए, यहाँ वाली है दोस्तों, ये धारा और ये धारा, इन दोनों का योगफल किसके समान है, बीच वाले के समान है, ठीक है। सर्किट यही बता रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं I1 प्लस I3 इज इक्वल किसके है, I2 के है, ये अकेला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा कुछ संबंध निकलेगा, क्या निकलेगा, चाहे जैसे भी आप बनाना चाहें इसी में से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए I1 I2 यहाँ पर भी है, हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक बचाते हैं, क्या चीज़, I3 को हम बचाते हैं, तो ये हो गया I2, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो गया I1, ठीक। अब देखिए एक संबंध आपका ये निकला है, मतलब ये हुआ कि जहाँ पे I3 है वहाँ पे हमको ये लेके चलना है। तो चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में, आप पहले सबसे पहले क्या काम कीजिए, I3 के स्थान पे इतना पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं समीकरण 2 से, 2 क्या है आपका, ध्यान दो, ये क्या है, 2I2 प्लस, ध्यान दीजिए 24 ये हो गया आपका, 24 गुणे I3 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे माइनस I1 लिखेंगे, ठीक। आगे क्या है आपका 9 दिया गया है, जहाँ से देखिए 2I2 प्लस 24 से मल्टीप्लाई, तो 24I2 माइनस 24I1 इज इक्वल 9 हो गया है। तो देखिए I2 24 प्लस 2 I2 ये हो जाएगा कितना, 26I2, ये हो गया आपका माइनस 24I1 इज इक्वल हो गया कितना, 9 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास अच्छा खासा रास्ता है जहाँ से कि हम निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए ये एक संबंध आपका बन के आ गया, हमने 3 बाना था, इसको हम चौथा संबंध बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब क्या होगा, इसके बाद I1 माइनस I2 आपके पास है, चाहिए अगर आप चाहें तो इसमें आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आपका कट जाएगा, ठीक। चाहे जिसको भी काटना चाहें आप इसको काट सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे आसान मुझे लगता है यहाँ पे कि देखिए समीकरण 1 का थोड़ा से मॉडिफाई करता हूं। समीकरण 1 से ये क्या होगा, ध्यान से समझिए, यहां से हमने क्या काम किया, I2 को हमने बचा लिया, ठीक है। I2 को हम बचाएंगे, चाहे जिसको बचा ले, चलिए ठीक है, हम I2 को बचा लेते हैं।
तो I2 इज इक्वल, देखिए I2 को हम उस साइड में ले जाएंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे तो I1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप I2 के स्थान पे, इसमें I2 के स्थान पे 1 पुटअप कर दीजिए इतना। तो समीकरण कितना से, 4 से। ठीक है, I2 के स्थान पे इसमें हम ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 26 I2 के स्थान पे लिखेंगे क्या चीज़, I1 माइनस 1, माइनस ये हो गया आपका 24 I1 इज इक्वल हो गया आपका 9। तो ध्यान दीजिए, जब 24 से मल्टीप्लाई होगा 26 से, तो 26 I1 माइनस ये क्या हो गया 26। ठीक है, उसके बाद माइनस 24 I1 इज इक्वल 9। तो देखेंगे आप 26 में से जब हम यहाँ पर घटाएंगे 24 तो 2 I1 बचेगा, इस वाले को उस साइड में ले जाएंगे तो ये आपका 26 प्लस 9 बनेगा, यानी कि I1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये देखिए 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 बटे में आ गया 2, जब हम इसको काटेंगे तो फाइनली आपका कितना आएगा 18 2 36, तो 17.5 एम्पियर आपका आएगा। ये I1 की वैल्यू हो गई। जब I1 की वैल्यू हो गई तो I2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए 17, यहाँ देखिए I1 माइनस 1, तो I1 के स्थान पे 17.5 आया है। जब यहाँ पे रखेंगे 17.5 में से जब 1 घटाएंगे तो I2 की वैल्यू कितना निकल के आएगी, 16.5 एम्पियर। ठीक, अब देखिए अभी मैंने क्या एक संबंध आपको बताया था, कहाँ बताया था, यहाँ पे बताया था। ये चीज़ ध्यान रखो, हमारा I1 निकल गया है, I2 निकल गया है, यहाँ से देखिए I1 प्लस I2, ठीक है, I1 I2 आ गया है। तो इस वाले समीकरण से हम निकाल सकते हैं किसका मान, I3 का मान। I3 इक्वल देखिए I2 के स्थान पे क्या है 16.5 दिया है, I1 के स्थान पे है 17.5, तो हमने यहाँ पे इसको 17.5 लिख लिया। तो I3 के स्थान पे दोस्तों कितना आएगा, I3 के स्थान पे 1.0 एम्पियर आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका I1, I2, I3 सभी की सभी वैल्यू आपकी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। ये किरचॉफ का नियम है, बहुत मोस्ट है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये तोड़ना नहीं आएगा तो आप लोग ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके निश्चित ही समझ में आ गया होगा।